मंत्री, आज के मंच के संयोजक और महामंत्री और हमारे वरिष्ठ साथी त्रिलोक कपूर जी, संगठन की रूपरेखा को और सूत्रधार सम्माननीय पवन राणा जी, संगठन के महामंत्री, सम्मानित मंच, यहां इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति, हमारी माताएं, बहनें, हमारे आदरणीय बुजुर्ग, यहां उपस्थित सभी मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण और मेरे युवा साथी और मीडिया के, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा आज ये सौभाग्य है कि देवभूमि पर आने का मुझे मौका मिला और वह भी कांगड़ा की पवित्र भूमि पर आने का सौभाग्य मिला। सबसे पहले तो जिस गर्मजोशी के साथ आप सब ने मेरा स्वागत किया है और जिस तरीके से मुझे पुराने चेहरों को देखने का भी मौका मिला और पुरानी यादों को ताजा करने का भी मौका मिला, आपने जिस गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया है, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और धन्यवाद। नेताजी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं जब यहां कांगड़ा में आया हूं तो ये हम सब जानते हैं कि यह वीर भूमि भी है और देवभूमि भी है। अगर हम बात करें चामुंडा माता की, अगर हम बात करें ब्रजेश्वरी माता की, अगर हम बात करें भागसूनाथ की, अगर हम बात करें शिव भगवान की, अगर हम बात करें ज्वाला माता की, तो हम सब जानते हैं कि कांगड़ा विशेष करके देवी देवताओं के आशीर्वाद से परिपूर्ण है और ऐसी धरती पर मुझे आने का सौभाग्य मिला है। और आज और कल, आज चामुंडा माता और कल ब्रजेश्वरी माता का आशीर्वाद लेने का भी मौका मिलेगा। ऐसी धरती को मैं नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद लेकर के यह वीर भूमि भी है। आज के दिन मैं कांगड़ा आया हूं और अपने स्वतंत्रता सेनानियों को मैं याद करूं और जिन लोगों ने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व लगा दिया, उनको याद न करूं तो शायद मेरा आना सार्थक भी नहीं होगा और मैं न्याय भी नहीं कर पाऊंगा। आज के दिन कांगड़ा की धरती पर आऊं और परमवीर चक्र सम्माननीय सोमनाथ शर्मा जी को मैं याद करूं, हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा जी को मैं याद करूं, जिन लोगों ने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व लगाया। ऐसी वीर भूमि पर मुझे आने का मौका मिला है। मैं आप सबकी ओर से इन महान आत्माओं को नमन करता हूं, आशीर्वाद देता हूं। आज मैं यहां आया हूं तो कांगड़ा की कला को भी याद करना हमारी जिम्मेवारी है। सारे देश में, सारी दुनिया में कांगड़ा पेंटिंग्स के नाम से जो जाना गया है और विशेष करके कांगड़ा कलम के नाम से जाना गया, ऐसे कला की दृष्टि से भी हमारे साथियों ने, हमारी बहनों ने जो कांगड़ा का स्थान देश और दुनिया में बनाया है, वह भी आदर की पात्र भी है और साथ ही साथ वह भी पूरी शिद्दत के साथ कांगड़ा के नाम को आगे बढ़ा रही है। उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया। मित्रों, मैंने पहले सुरेश भारद्वाज जी बोल रहे थे, कुका जी ने स्वागत किया, हमारे सुरेश कश्यप जी बोल रहे थे, क्षमा करिएगा, हमारे जयराम ठाकुर जी बोल रहे थे। आपने एक फर्क देखा हो दोनों के वक्तव्य में। दोनों ने बड़े गौरव के साथ और गर्व के साथ जो काम किया है उसको आपको बताने का प्रयास किया। मित्रों, ये राजनीति की संस्कृति का मोदी जी के नेतृत्व में बदलाव है। राजनीति छोटी छोटी बातों से तय करती है कि उसकी हवा किधर बह रही है और क्या चीज चल रही है और किस चीज को लोगों ने नकार दिया।
आप बताइए, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, नेता का भी महानेता खड़े होकर यहां बोल सकता है कि उसने हमारे लिए क्या किया है? वो बात करेंगे तो जातिवाद की बात करेंगे, वो बात करेंगे तो संप्रदायवाद की बात करेंगे, वो बात करेंगे तो इलाकावाद की बात करेंगे, वो बात करेंगे तो भाई भतीजेवाद की बात करेंगे। लेकिन मोदी जी ने इन सब लोगों को परिवारवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, इलाकावाद, इसको सीधी टक्कर देते हुए विकासवाद को आगे बढ़ाया है। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम। यह है राजनीति का अंतर, यह है राजनीति का फर्क। कि आज हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री छाती ठोक के जनता के सामने बोलते हैं, ये कहा था, ये किया है, ये कहे हैं, इसको करके देंगे, ये ताकत हाथ में है। मित्रों, ये जवाब दे सकता है, ये जवाब दे सकता है। ये राष्ट्रवाद से ओतप्रोत सरकार है, ये विकासवाद से जुड़ी हुई सरकार है। और इसलिए आपने हमारे नेताओं के भाषण में देखा होगा, वो बात करेंगे तो हमेशा विकास की करेंगे, किस किस तरीके से विकास किया जाए। और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि यह सरकार रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि लोगों के आकांक्षाओं पर खरा उतरते हुए आगे बढ़ने वाली सरकार। ये रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार सरकार, ये रिस्पॉन्सिबल के साथ साथ अकाउंटेबल यानी जवाबदेह सरकार। ये सरकार मोदी जी की और जयराम ठाकुर की है, ये हमको समझना चाहिए। हम राष्ट्रवाद से ओतप्रोत हैं, हम जवाबदेह सरकार हैं, हम समस्याओं को समझ करके उसके साथ जुड़ने वाला सरकार है, और हम लोगों की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए उनको रास्ता देने की वाली सरकार। और फिर मैं कहूंगा, ये सिर्फ भाषण के लिए नहीं कह रहा। जब मैं कहता हूं कि ये प्रोएक्टिव सरकार है, तो इसके उदाहरण भी मैं आपको दूंगा। अभी जयराम जी चर्चा कर रहे थे, इन्होंने वैक्सीन की चर्चा की, और इन्होंने वैक्सीन के बारे में आपको बताया कि उन्होंने आपको सुरक्षा कवच, स्वास्थ्य कवच, ये मोदी जी के आशीर्वाद से देने का प्रयास किया है। और इसी के कारण आप लोग बड़े नजदीक बिना मास्क के बैठकर तालियां बजा रहे हैं। ये सुरक्षा कवच, ये फर्क अभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति मास्क नहीं उतार पाए हैं। अभी भी अमेरिका और इंग्लैंड और यूरोप के लोग कोरोना से लड़खड़ा रहे हैं। लेकिन हमारे यहां मोदी जी ने 187 करोड़ इंजेक्शन लगा करके 130 करोड़ की जनता को सुरक्षा कवच, स्वास्थ्य कवच पहना करके आगे बढ़ने का मंत्र दिया है। इस बात का मित्रों, मैं कुछ बिंदु भी आपके सामने रखना चाहता हूं। देखो, कई बार हमारे विरोधी बोलते हैं, जब मैं बोलता हूं बदलता भारत, बोलते बदलता क्या है, जरा बताओ। मैंने कहा बेरोजगार हो गए, इससे ज्यादा और क्या बदलेगा भाई। पहले एमएलए बन के फिरते थे, आजकल जमानते जब छोड़ दिए, बेरोजगार हो गए। लेकिन मैं आपको बदलता हुआ भारत बताना चाहता हूं। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, देश का भी, प्रदेश का भी। चिकन पॉक्स की दवा अमेरिका में 1995 में आ गई थी, और भारत में आते आते 2005 में। पत्रकार बंधुओं से कहूंगा, मेरे आंकड़े नोट कर लें। बीसीजी वैक्सीन 1921 में आ गई थी दुनिया में, भारत में वो 1948 में आई। 1921 से 1948 में। ओरल पोलियो वैक्सीन 1955 में आ गई थी, और भारत में पोलियो का ओरल मेडिसिन 1985 में आया। हेपेटाइटिस बी 1965 में इसकी दवा आ गई थी, और भारत में 2002 में आया। टेटनस की दवा 1940 में आ गई थी, और भारत में आते आते 1978 में। मीजल्स की वैक्सीन
1973 में आ गई थी, 63 में आ गई थी, भारत में 1985 में आई। और जापानी बुखार ये 1906 में जापान में आ गया था और भारत में आते आते योगी जी जब सांसद बने तो 2006 में जापानी बुखार की दवाई आई। यानी भारत क्या था, सारी दुनिया को दवा लग जाए, फिर जो बची कुची मिले उसको भारत लेकर के अपने आप को खुशनसीब समझता था। ये स्वास्थ्य का हालत थी भारत की। लेकिन मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, 2020 की जनवरी में 16 तारीख को पहला कोरोना का केस आया और 2020 के अप्रैल में मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया और कहा वैक्सीन बनाएंगे और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बनाकर 16 जनवरी 2021 को वैक्सीन का कार्य शुरू कर दिया और आज 187 करोड़ लोगों 187 इंजेक्शन वैक्सीन लग चुकी है। ये हमको ध्यान रखना, ये है बदलता भारत। कहां इंतजार करते थे 25-25 साल एक दवा को लेने के लिए, और ये भारत। और इतना ही नहीं, हमने वैक्सीन भूटान को दी, हमने वैक्सीन मालदीव को दी, हमने वैक्सीन श्रीलंका को दी, हमने वैक्सीन बांग्लादेश को दी, हमने वैक्सीन अफगानिस्तान को दी, हमने वैक्सीन मलेशिया को दी, हमने वैक्सीन जकार्ता को दी, हमने वैक्सीन इंडोनेशिया को दी। यानी आज मोदी जी के नेतृत्व में आज वैक्सीन मैत्री के नाम पर भारत की ही रक्षा नहीं की, अनेकों अनेक देश की रक्षा की है। ये भारत का बदलता है, यह है प्रोएक्टिव होने का मतलब, जिसको हमको समझना चाहिए। और मुझे खुशी है, मैं आज जयराम ठाकुर जी को बधाई देना चाहता हूं। पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, मुझे मालूम है हिमाचल प्रदेश में वैक्सीन में पहली डोज में नंबर 1 पर रहा है तो हिमाचल प्रदेश का। मैंने सोचा गलती से हो गया होगा, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि डबल डोज में, दूसरी डोज में भी हिमाचल नंबर 1 पर रहा। और मैं जयराम जी के ठाकुर जी के माध्यम से हिमाचल के डॉक्टरों को और हेल्थ वर्कर्स को सलाम करना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं। और मैं यहां बताना चाहता हूं, हिमाचल को जानता हूं, वैक्सीन का मतलब वैक्सीन नहीं होती। वैक्सीन का मतलब होता है कि एक टेम्परेचर में उसको विशेष करके ले जाना और जब तक मरीज को न लगे तब तक उसका टेम्परेचर घटना नहीं, और घट जाएगा तो वैक्सीन का रंग बदल जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। और हमारे यहां हिमाचल प्रदेश में कहां बड़ा बंगाल, कहां छोटा बंगाल, कहां डोडरा सवाल, कहां शौन, कहां मलाना का कुल्लू का मलाना, ये सारे गांव जिसको हम लोग कहते हैं। और अगर मैं कहूं तो ये कॉमिक, ये जो हमारा स्पीति का विलेज, यहां भी 5-5 लोगों के लिए भी हमारे हेल्थ वर्कर ने जाकर वैक्सीन लगाई और 100% वैक्सीनेशन किया। तो हिमाचल प्रदेश ने किया है, इसके लिए मैं आपको बताऊं। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है? पिछली बार फ्लड्स आए, जब तक जयराम जी फोन करते प्रधानमंत्री जी बताइए, प्रधानमंत्री जी ने एनडीआरएफ की फोर्स यहाँ भेजी कि नहीं भेजी, तुरंत राहत कार्य हुआ कि नहीं हुआ? इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव होना। आप बताइए, अगर यूक्रेन से लोगों को लाना था तो कौन सा देश है जो लेके आया है? अमेरिका लेके आया? आप बताइए, यूरोप के लोग लेकर के आए? आप बताइए, पाकिस्तान के लोग लेकर के आए? यहां तक कि पाकिस्तान के लोग भी भारत का झंडा लेकर के यहां तक पहुंचे हैं। ये भी हमको याद है। ये है बदलता भारत, ये है बदलती हुई तस्वीर। और पाकिस्तान के लोग सोशल मीडिया पर बोले, वी आर थैंकफुल टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दैट वी हैव कम बैक सेफली। ये पाकिस्तान के लोग, ये है अंतर, जिसको हमको समझना चाहिए। और इसलिए जब मैं इसकी बात करता हूं, पहली जो एडवाइजरी थी वो 15 फरवरी को दी गई, 26 फरवरी से हमने लाने का काम किया और 23,000 लोगों को मार्च महीने तक हम लेकर के आए। और हिमाचल प्रदेश के भी 436 बच्चे वापस सकुशल लाए। ये मोदी जी ने करके किया। ये अब ये प्रोएक्टिव, प्रो रिस्पॉन्सिव सरकार है कि नहीं? और मैं यहां पर यह भी श्रेय लेना चाहूंगा
कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इन 23,000 में से 19,000 लोगों के घरों में जाकर हमारे कार्यकर्ताओं ने एक बार नहीं 3-3 बार जाकर के उनकी माताओं को संतावना दी है, उनके परिवार को संतावना दी। घबराना मत, मोदी वहां पर है, मोदी जी आपको इन लोगों को लेकर के आएंगे और बच्चों को ये है अंतर जिसको हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, कोरोना आया, आप बताइए कोरोना में गरीब कल्याण पैकेज दिया कि नहीं दिया? 80 करोड़ की जनता को मार्च महीने 2020 से अभी तक और सितंबर तक 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल ये देने का काम किया कि नहीं किया? आप बताइए, 1,70,000 करोड़ रुपए का गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई कि नहीं चलाई? और यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल ने कहा, वर्ल्ड हेल्थ के ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर ने कहा, वी शुड लर्न फ्रॉम मोदी, हमें मोदी से सीख लेनी चाहिए। लॉकडाउन की अवस्था में गरीब आदमी भूखा रहेगा, उसकी व्यवस्था मोदी ने की है और आर्थिक दृष्टि से उसको सबल करने का काम किया तो मोदी जी ने किया। इसलिए मित्रों, जब हम कहते हैं प्रो एक्टिव, प्रो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, तो ये उसका उदाहरण है जो हम आपके सामने रखते हैं। मित्रों, अभी चुनाव हुए और हमारे साथियों ने चुनाव की चर्चा की, जयराम जी ने भी की और सुरेश कश्यप जी ने भी की। मित्रों, ये चुनाव बहुत से संदेश देता है और भारत की जनता का वोट देने का पैटर्न बदल गया है। अगर हमारे विपक्षी साथियों के अकल में आ जाए, दिमाग में आ जाए, तो उनका भला हो, और न आए तो फिर ये प्रजातंत्र को मजबूती प्रदान करना तो हमारा काम है ही, हम तो करेंगे। मित्रों, उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद किसी पार्टी की सरकार दोबारा आई है तो वह योगी जी की सरकार है। बहुत कुछ पहली बार हुआ, पहली बार। देखिए, कांग्रेस की सरकार 40 साल रही उत्तर प्रदेश में, 40 इयर्स, लेकिन कांग्रेस का कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल पूरे नहीं कर पाया है और कांग्रेस का कोई भी मुख्यमंत्री दोबारा मुख्यमंत्री के गद्दी पर नहीं आया। लेकिन मोदी जी के आशीर्वाद से और योगी जी के तप से योगी आदित्यनाथ 5 साल पूरे करने के बाद दूसरी बार शपथ लेने वाले आजाद भारत से पहले मुख्यमंत्री हैं। और हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ा, वो भी हमारा वोट परसेंटेज 39 से 44% पहुंचा। मैं यहां बताना चाहूंगा कि कांग्रेस 399 सीटों पर लड़ी थी और 387 सीटों पर जमानत जब्त हुई है। यह है कांग्रेस का इतिहास, यह है कांग्रेस की स्थिति। और ये जो आम आदमी पार्टी है, ये लड़ी थी 377 सीटों में और 377 सीट पर ही जमानत जब्त हुई। मैं उत्तराखंड की बात करूं, हम अपने साथियों को बधाई देना चाहते हैं। हमारे पहाड़ के लोग एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे कार्यकर्ता गए थे, काम किया था। उत्तराखंड में पहली बार जब से राज्य बना है, पहली बार जिस पार्टी की सरकार थी दोबारा सरकार आई है तो भारतीय जनता पार्टी। और यहां भी हमने 47 सीटें जीती। और यहां भी मैं आपको बता दूं कि हमारे आप पार्टी वाले, जब 47 सीट की बात करता हूं तो बाकी कांग्रेस पार्टी का क्या हाल हुआ होगा आपको पता चल ही गया। अब मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं, 70 में से 68 सीटों पर जमानत जब्त हुई है। यह परिस्थिति है। अगर मैं मणिपुर की बात करूं, पहली बार नॉर्थ ईस्ट में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पहली बार मिलीजुली सरकार बनी थी, लेकिन इस बार हमारी विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और वहां भी मणिपुर जाना जाता था ब्लॉकेड के लिए, बंद के लिए, कर्फ्यू के लिए, इंसर्जेंसी के लिए। आज मणिपुर जाना जाता है शांति के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, विकास के लिए और
कर्फ्यू मुक्त इंसर्जेंसी के माध्यम से इंसर्जेंसी समाप्त होकर के आज वो मुख्य धारा में चलते हैं। गोवा में हमको हैट्रिक बनाया हमने, हैट्रिक। तीसरी बार हम जीत करके आए हैं, स्टेबिलिटी लाई है और वहां भी हमने अपनी सरकार बनाई है। इसलिए मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में सरकार हमारी है और आपके आशीर्वाद से अब हिमाचल और गुजरात की बारी है। इसकी और इसीलिए जब मैं विकास की बात करता हूं और चुनाव की बात करता हूं तो आपके सामने ये सारे तथ्यों को रखते हुए इन बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। मित्रों, यहां पर मैं और भी एक बात कर रहा हूं और ये आप गहराई से समझ लीजिए और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, पत्रकार बंधुओं से कहूंगा कि मेरे आंकड़े भी नोट करें और गलत हूं तो मुझे चैलेंज भी करें। मित्रों, मेरा चार्ज है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हिमाचल का हक छीना, हमेशा हिमाचल को जो मिलना चाहिए था वो नहीं दिया और दी हुई चीज को भी सामने से छीना है, मुंह के सामने नुआला को भी छीना। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा हिमाचल के हक की रक्षा की है और हमेशा हिमाचल को दिया है, लिया नहीं है। आप कहोगे क्या बोल रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं। 1987 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री और 1987 में 9th फाइनेंस कमीशन हिमाचल आया जिसके चेयरमैन एनकेपी साल्वे थे और वह भी कांग्रेसी थे, विशुद्ध कांग्रेसी। उन्होंने हिमाचल प्रदेश का स्पेशल कैटेगरी स्टेट वापस लिया था। हमारे को सेंट्रल स्कीम में अगर 100 रुपया खर्च होता था तो 90 रुपए केंद्र देता था, 10 रुपए हिमाचल सरकार देती। लेकिन एनकेपी साल्वे ने राजीव गांधी के आशीर्वाद से हिमाचल का हक छीना और हिमाचल का स्पेशल कैटेगरी स्टेट हटा दिया और अब हमको 60 केंद्र देगा तो 40 प्रदेश को देना पड़ेगा, जयराम ठाकुर को देना पड़ेगा। यह और मनमोहन सिंह एक स्टेप और आगे बढ़े। मनमोहन सिंह ने कहा नहीं, मेरे को मजा नहीं आ रहा, इसको 60-40 भी मत रखो, इसको 50-50 कर दो। 50 प्रदेश दे तो 50 केंद्र दे। ये नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए, प्रधानमंत्री बने, उनको हिमाचल से लगाव थे, वो हिमाचल को जानते थे। उस समय न धूमल जी ने कहा, न शांता जी ने कहा, न किसी और ने कहा। मोदी जी ने खुद हिमाचल प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेट दे करके और 90-10 कर दिया। 90 केंद्र देगा और 10 हिमाचल देगा, यह परिस्थिति। इसलिए मैंने कहा उन्होंने छीना। और मैं तथ्यों के आधार पर बोल रहा हूं, मैं डेट बता रहा हूं, मैं नाम बता रहा हूं। एनकेपी साल्वे, राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी, छीनने वाले, देने वाला नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने दिया। अब यहीं पर रुक गए होते तो भी मानते। आप बताइए 2003 में अटल जी ने इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था कि नहीं दिया था? आप बताइए दादा शिवा सजा था कि नहीं सजा था? आप बताइए बद्दी बसी थी कि नहीं बसी थी? और 2008 में मनमोहन सिंह ने इंडस्ट्रियल पैकेज छीना था कि नहीं छीना था? और उस समय के कांग्रेसी जानते हैं क्या बोलते थे? उस समय के कांग्रेसी बोलते थे कि भैया यहां हिमाचल में बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस की सरकार हरियाणा में है और कांग्रेस की सरकार पंजाब में है। तो पंजाब को इंडस्ट्रियल पैकेज न मिले, हरियाणा को इंडस्ट्रियल पैकेज न मिले और हिमाचल को मिलेगा तो इससे गलती होगी, इससे दिक्कत आएगी और इसलिए हिमाचल का इंडस्ट्रियल पैकेज वापस लेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने इसको ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट करते हुए उनको भी राहत दिलाने का काम किया। तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यह मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, मैं हिमाचल का बड़ा पुराने समय से मेरा संबंध है। मुझे कह रहे थे अभी की
आप यहाँ खेले पले बलसे। मुझे ये कमेटी का ये ग्राउंड याद है। 1987 में एक कैंप लगा था, तो 2 रात और 3 दिन मैं यहीं पर सोया था और मैं यहीं पर रहा था। इसलिए चाहे कांगड़ा हो चाहे हिमाचल हो, मेरी यादें बहुत ताजा है और बहुत मीठी मीठी यादें। लेकिन मैं यहां पर आपको ये भी बताना चाहता हूं कि 1960 के दशक में कोल डैम आने की बात हुई थी, जिसको कड़ाई डैम बोलते हैं। वो कोल डैम नहीं आया, उसको इंतजार करना पड़ा भारत अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिन्होंने कोल डैम का शिलान्यास किया। और उनके शिलान्यास के बाद 2017-18 में नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया और कोल डैम हमारे को समर्पित किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, यह भी हमको याद रखना चाहिए। उसी तरीके से लूरी डैम जो था, उसको भी 2010 मेगावाट का, यह भी लगभग जो है इसको भी बन रहा है और 2025 तक यह भी तैयार हो जाएगा। यह हम आपको बताना चाहते हैं। अगर हम बात करें अटल टनल की, तो 2002 में अटल टनल का शिलान्यास अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, 2002 में। और मैं पत्रकार बंधुओं से जानना चाहूंगा कि सोनिया गांधी आई, 10 साल राज किया, मनमोहन सिंह की सरकार बनी, कोई काम नहीं हुआ। अटल जी मनाली आए थे और अटल जी ने मेरे सामने और ढूंढर जी के सामने कहा था, मेरे अटल टनल का क्या हो रहा है? मैंने कहा काम रुक गया है। अटल जी ने कहा था, वो शिलान्यास, वो पत्थर मेरे दिल पर पत्थर। मोदी जी भी वहां मौजूद थे। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, उनको याद था, वो फुटिंग पर काम चला और 5 साल के अंदर तैयार होकर के अटल टनल हिमाचल की जनता को समर्पित हो गया। ये अंतर है। आप बताइए, परवाणु शिमला कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया कि नहीं हो गया? आप बताइए, धर्मशाला शिमला के काम के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार है कि नहीं है? कीरतपुर मंडी मिलानी की रोड बन करके तैयार हो रही है कि नहीं हो रही? ये सारे विकास के काम हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सिरमौर में, ये भी लगभग 392 करोड़ यानी 400 करोड़ की लागत से यह भी 2023 तक तैयार हो जाने की उम्मीद है। इसकी भी तैयारी चल रही है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स, कभी सोचा था कि हिमाचल में एम्स आएगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आएगा? 70 लाख की जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जनसंख्या, वहां 2 एम्स और 70 लाख की जनसंख्या को मोदी जी एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देते हैं। ऊना में सैटेलाइट सेंटर, पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर देते हैं और 5 साल के अंदर 4 मेडिकल कॉलेज। धूमल जी थे तो मंडी का मेडिकल कॉलेज आया था और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो चंबा का मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज, नाहन का मेडिकल कॉलेज, ये आया और ये हिमाचल की तस्वीर और तकदीर को बदल रहा। इतना ही नहीं, 2 कैंसर सेंटर, ये सारे मेडिकल कॉलेज तब आए जब हम स्वास्थ्य मंत्री। ये कैंसर सेंटर 45 करोड़ का शिमला और मंडी के लिए जो बन करके तैयार हो रहा है। इसके साथ साथ 9 हमारे ट्रॉमा सेंटर, मुझे याद है पहले एक ट्रॉमा सेंटर मिल जाए तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। आज 9 ट्रॉमा सेंटर, कहां रामपुर का खनेरी, कहां सुपलपुर खाई, कहां ऊना, कहां मंडी, कहां कुल्लू, 9 मेडिकल और अपना ट्रॉमा सेंटर। और इसके लिए भी 10 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़ किस तरीके से लागत से बन रहा है, ये भी हमको पता है। अभी जयराम जी ने आयुष्मान भारत की बात की। मैं आयुष्मान भारत के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि 130 करोड़ की जनसंख्या में 55 करोड़ लोगों को मोदी जी ने 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया है और सालाना दिया। और आपको जानकर खुशी होगी कि 1,25,000 हमारे परिवार यहां हिमाचल प्रदेश के। और जयराम ठाकुर यहीं पर नहीं रुके, इन्होंने मुख्यमंत्री हिम कार्ड शुरू किया और उसमें 5,40,000 परिवारों को उन्होंने जोड़ा है। ये भी हम आपको बताना चाहते हैं।
और लगभग 218 करोड़ रुपए उसको खर्च भी कर। मुख्यमंत्री सहारा योजना में 18,000 लोगों को इन्होंने रजिस्टर किया है और 3,000 करोड़ रुपए उनके इलाज के लिए भी खर्च किए। मेरे आंकड़े नोट कर लेना मित्रों कि कोई आंकड़े 500, 700 करोड़ से नीचे का कोई आंकड़ा मैं नहीं बोल रहा हूं। और यही कांग्रेस का जमाना होता था और यही हम एमएलए होते थे। 30 लाख मिल जाए, 40 लाख मिल जाए तो कांग्रेस ही 3-3 धाम कर लेते थे, उसी धाम मचा देते थे, धूम मचा देते थे। आज हम करोड़ों रुपए देने की स्थिति में आए हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हुआ। यहां मैं महिला सशक्तिकरण की बात देख रहा हूं। आप बताइए, उज्ज्वला ने परिवर्तन लाया है कि नहीं लाया है? सौभाग्य ने परिवर्तन लाया है कि नहीं लाया है? उजाला ने परिवर्तन लाया है कि नहीं लाया है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने परिवर्तन लाया है कि नहीं लाया है? आप बताइए, जनधन योजना ने कोरोना के समय 500 रुपए मोदी जी ने आपके खाते में पहुंचाने का काम किया था कि नहीं किया था? आपको जानकर के खुशी होगी, कल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, भारत की 12% की आबादी गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गई है। यह मोदी जी का जय श्री राम। ये है मुद्दे, यही चीजें जिनको हमको ध्यान रखना चाहिए। बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर देश में 3 करोड़ 42 लाख मकान बने तो 17,473 मकान हिमाचल प्रदेश में बने और 1,442 मकान कांगड़ा में बने। 1440। मैं सारी बातें आपसे आंकड़े के आधार पर कर रहा हूं। और मकान कैसा है? अलग शौचालय, अलग रसोई घर में गैस और अलग बेडरूम, अलग ड्राइंग रूम, अलग कोर्टयार्ड। और घर का मालिक नहीं है, घर का मालिक मालकिन है। महिला सशक्तिकरण, उसकी चाबी मालिक को नहीं दी जाएगी, मालकिन को दी जाएगी। यह है महिला सशक्तिकरण, जिसको हमको याद रखना है और समझना है। जब मैं डबल इंजन की सरकार बोलता हूं तो आप बताइए, यहां पर 601 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ कि नहीं हुआ? 3,690 यूनिट्स आई है और लगभग 10,022 लोगों को रोजगार मिला है। मेडिकल डिवाइस पार्क भी बन रहा है, विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। मैं आपके सामने स्मार्ट सिटी की बात करूंगा, शिमला और धर्मशाला। पत्रकार खास करके मेरी बात को नोट करें। यह स्मार्ट सिटी में तय हुआ कि 500 करोड़ शिमला और धर्मशाला के लिए अपर लिमिट और ये 50-50 है, यानी 250 करोड़ अगर भारत सरकार देगी तो 250 करोड़ हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर जी, ठीक है, दोनों जगह। लेकिन जयराम ठाकुर जी हरदीप पुरी जी से मिलने गए थे, केंद्रीय आवास मंत्री से, और उन्होंने कहा कि हिमाचल के लिए हम स्पेशल काम करते हैं कि आप 500 में से 50 करोड़ आपको, 490 करोड़, 450 करोड़ हम देंगे, 90-10 कर लो, 50-50। ये धर्मशाला के लिए भी और ये अपने शिमला के लिए। ये है डबल इंजन, इसको समझो, जिसमें चाबी ठीक से लगती है, आपका ईंधन कम लगता है, स्पीड ज्यादा पकड़ती है। ये आपको समझना चाहिए। फ्यूल एफिशिएंट सरकार, डबल इंजन की सरकार। बताओ, 50 करोड़ लगे 500 में से, और नहीं तो 250 लगने थे, तो सिर्फ 50 करोड़ आपसे लिया और फायदा आपको पूरा 450 करोड़ का दे दिया। धर्मशाला में भी और यहाँ अभी हमारे जयराम जी बात कर रहे थे, चामुंडा का रेस्टोरेशन हो रहा है, ब्रजेश्वरी माता का तो रेनोवेशन चल रहा है, पार्किंग, कोई बाईपास पर पार्किंग बन रही है। शिमला में 700 गाड़ियों के लिए पार्किंग एक जगह पर बन रही है, शिमला में 400 गाड़ियों की पार्किंग एक जगह पर बन रही है। जहां भी आपके यहाँ पार्किंग बन रही है, जहां भी आपके यहाँ गार्डन बन रहे हैं, जहां भी आपके यहाँ नए नए आयाम बन रहे हैं, एक बदलता हुआ हिमाचल दिख रहा है। ये डबल इंजन है, डबल इंजन याद रखिए। अगर ऊपर कमल खिलाते हो और नीचे भी कमल खिलाते हो तो सारा बागवान कमल से भर जाता है, सारा कमल से भर जाता है। इसलिए मित्रों, मैं बहुत से आंकड़े आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप सब लोग बड़े सुबह के आए हैं, नारे भी आपने बहुत लगाए हैं, मुझे समय भी दिख रहा है। ये भोजन के समय भाषण देना, ये देने वाले के लिए भी कष्टकारी है और सुनने वाले के लिए तो और भी कष्टकारी है। और फिर भी आपने मुझे
सुना है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग नए प्रोजेक्ट को लेकर के जो चल रहे हैं उसको, इसकी बात मैंने आपके सामने कही। मैं एक ही बात आपके सामने कहना चाहता हूं कि राजनीति के नियम और राजनीति की संस्कृति बदल चुकी है और राजनीति की संस्कृति में हमें ये याद रखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा आपने, आप बताइए, सारे बोलते थे, मेरे को फोन करते थे, नड्डा जी क्या होगा, करता क्या होगा, क्या होगा, मैंने कुछ नहीं होना, ठीक ठाक होना। उन्होंने कहा आप कैसे बोल रहे हैं, ऊपर उठ चुकी है, उसने जातिवाद को धक्का दे दिया है, इलाकावाद को नमस्कार कर दी है और वो राष्ट्रवाद और विकासवाद के साथ मोदी जी के साथ खड़ा हो गया है। आप बताइए, अब जयराम ठाकुर जी की मैं एक ही उदाहरण दूंगा। आप बताइए, वैक्सीनेशन में नंबर 1 हिमाचल रहा कि नहीं रहा? दोनों बार रहा कि नहीं रहा? 5 साल में जयराम ठाकुर जी ने 6148 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 6148 किलोमीटर की सड़क, जहां अब हेल्थ कवर में कोई भी व्यक्ति बिना 5 लाख के हेल्थ कवर के नहीं है। ये बदलता हिमाचल नहीं है क्या? ये बदलता हुआ हिमाचल है कि नहीं है? बताओ, आप बताइए, मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? आयुष्मान भारत में अगर 1,26,000 लोगों को हमने जोड़ा, परिवार को, तो 3 लाख इन्होंने जोड़ा और हिमाचल प्रदेश में कोई भी आदमी हेल्थ कवर के बगैर नहीं गया। आप बताइए, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया कि नहीं हो गया? हर गांव में बिजली है कि नहीं है? और हर घर को बिजली है कि नहीं है? आप बताइए, हर जगह गैस का चूल्हा है कि नहीं है? पहले महिलाएं, आप जाती थी सुबह 4 बजे लखनऊ पे जाती थी, नहीं जाती? हाँ या ना? बोली जाती थी कि जाती थी? और सुबह फिर पता नहीं किसने पेड़ करते अपने यहाँ तो आए, वो भी झगड़े होते थे। आजकल हमारी बहनें तक से लाइटें दिलाती है, चाय पिलाती है, भोजन कराती है, बोलती चलन जा काम पे जाओ। ये है महिला सशक्तिकरण। आप बताइए, सब घर में इज्जत घर है कि नहीं है? शौचालय है कि नहीं है? ये महिलाओं का सशक्तिकरण है कि नहीं है? इसलिए मित्रों, याद रखो, गांव गांव जाइए, घर घर जाइए, मोदी जी का संदेश पहुंचाइए, जयराम ठाकुर जी का संदेश पहुंचाइए, लोगों को बताइए कि बदल गया देश, बदल गया हिमाचल, आगे बढ़ चला है, इसको हमको आगे बढ़ाना है, इसको हमको। और इसीलिए आप बताइए, ये सड़कें आजकल एकदम ठीक है कि नहीं है? है कि नहीं है? काम चल रहा है कि नहीं चल रहा? गांव गांव सड़क पहुंची है कि नहीं पहुंची? आजकल कोई बराती वहां बारात की जगह पर रहता है क्या? कोई रहता है? सारे बराती अटेंड करते, किक मार दे या स्कूटर स्टार्ट कर दे या मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दे या गड्डी स्टार्ट कर दे, घर वापस। ये कैसे हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? मुझे याद है, हिमाचल में हम भी जाते थे बरात में, साथ में है होल्ड ऑन भी जाता था, बिस्तरा भी जाता था, बक्सा भी जाता था, पता नहीं कौन उठाएगा, कौन रखेगा, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, मालूम नहीं। ऐसा लगता था जैसे दूसरी दुनिया से होके आ रहे। आजकल बारात में कोई जाता है, शाम को टाइम अगली बराती। ये अगली बराती इसलिए कि अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना खड़ी की और लाखों गांव को हर नगर के रोड से जोड़ा, और इसलिए उन्होंने कहा कि गांव विकसित होगा तो देश विकसित होगा। और सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने इस काम को रोका और नरेंद्र मोदी जी आए तो डबल स्पीड से फिर से चल पड़ा। मित्रों, आपका ज्यादा समय नहीं होगा, लेकिन इतना मैं जरूर बताऊंगा कि विकास का नाम भारतीय जनता पार्टी और विकास पुरुष की दृष्टि से काम करने वाले हमारे मोदी जी हैं, जो देश को आगे ले जा रहे हैं और उसका साथ दे रहे हैं जयराम ठाकुर जी, जो बहुत अच्छा काम करते हुए हिमाचल की एक नई इकाई जिसको आपको आगे बढ़ाना है। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ, आप बताइए, सड़क वाले मुख्यमंत्री धूमल जी कहलाए कि नहीं कहलाए? पानी वाले मुख्यमंत्री शांता कुमार जी कहलाए कि नहीं कहलाए? आज मैं जाऊंगा उनका आशीर्वाद लेने के, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, यही पानी जमीन के नीचे था कि नहीं था? ये शांता कुमार जी का इंतजार करना पड़ा हैंडपंप लाने के लिए? ये शांता कुमार जी का इंतजार करना पड़ा कि महिलाओं के घर सर से घेरा उतारने में?
मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का गौरवपूर्ण इतिहास हिमाचल में भी है और देश में भी है। अगर कोई काम हिमाचल के लिए किया है केंद्र में तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया और नरेंद्र मोदी जी ने किया। और हिमाचल में अगर किसी ने काम किया वो शांता कुमार और प्रेम कुमार सुंदर जी ने किया है। ये बात को इसलिए आने वाले समय में आपका आशीर्वाद चाहिए, घर घर जाइए, लोगों का आशीर्वाद दीजिए। और जैसा मैंने कहा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा में सरकार हमारी है। अब लोगों के आशीर्वाद के साथ हिमाचल और गुजरात की बारी है, उसको आप बढ़ाइए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।